5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ गए हैं और चुनावी नतीजों ने आम लोगों को चौंकाया है, राजनीतिक दलों को चौंकाया है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस को चौंकाया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर चौधरी जी। तो सुधीर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विश्लेषण क्या है, उनका एनालिसिस क्या है। हालांकि वो रात में ब्लैक एंड वाइट में एनालिसिस करते हैं, करेंगे भी, लेकिन अभी हम डिजिटल पर चुनाव आज तक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एनालिसिस क्या है। सर, आपका पहला एक एनालिसिस जो जिसको हम संक्षिप्त में बात करें, वो क्या है आज के नतीजों पर? देखिए, पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओपिनियन पोल्स होते हैं, जो एग्जिट पोल्स होते हैं, या जो मीडिया इस दौरान बातें बताता है, जो सोशल मीडिया कहता है, आज के नतीजे देखने के बाद ये समझ में आता है कि वो अभी काफ़ी कुछ धरातल से कटे हुए हैं। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोगों के बीच हवा क्या चल रही है, लोगों का मूड क्या है। ये नतीजे ये बताते हैं कि वो सब एक्यूरेट नहीं होता और सही नहीं होता। 2 तरह के मुद्दे होते हैं। एक होते हैं नकली मुद्दे, जो आपको ट्रेंड करने में भी मदद करते हैं, टीवी डिबेट में भी वो दिखाई देते हैं, और दूसरे होते हैं असली मुद्दे। तो कुछ मुद्दे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग के लिए ठीक हैं, लेकिन उनसे आप वोट नहीं ले सकते। आपको 1-2 उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो सब ट्रेंड होता है, उस पर टीवी डिबेट करते हैं, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया। इसी तरीके से जैसे वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराया गया, जब उस टनल से मजदूर सुरक्षित वापस आ गए तब भी कई लोगों के मुंह बन गए, लोग पहले 17 दिनों तक हमला करते रहे। इसी तरीके से कास्ट सेंसस, जनगणना जाति के आधार पर, उससे इनको लगा कि शायद ओबीसी वोट बैंक जो है वो इनकी तरफ आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो थीं वो सोशल मीडिया के लिए बढ़िया हैं, वो वोट के लिए ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन फिर कांग्रेस ने, आपका कहना यह है कि कांग्रेस की मुद्दों को लेकर जो समझ थी वही पूरी तरह गलत साबित हुई, या बीजेपी का कोई स्ट्रांग होल्ड था, बीजेपी का कोई ऐसा स्ट्रेंथ थी, ऐसा कोई पॉइंट था जहां कांग्रेस उसको मात ही नहीं दे पाई? देखिए, बीजेपी की 2-3 स्ट्रेंथ है। एक तो बीजेपी की स्ट्रेंथ है उसका अनुशासन। जो अनुशासन बीजेपी में है वो कांग्रेस में या किसी और दूसरी पार्टी में दिखाई नहीं देता। दूसरा, बीजेपी के पास जो टैलेंट पूल है, यानी जो खिलाड़ियों की संख्या बीजेपी की है, वो ज़बरदस्त है। जैसे भारत की टीम के लिए हम कहते हैं कि भारत की टीम में आज 45 खिलाड़ियों का पूल है। अगर भारत चाहे तो आज क्रिकेट में T20 के लिए अलग टीम बना सकता है, 50 ओवर के लिए अलग, टेस्ट मैच के लिए अलग। ऐसे ही बीजेपी का इतना बड़ा विशाल टैलेंट पूल है। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो चॉइस है वो बहुत लिमिटेड है। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे। तो कांग्रेस की जो गलती है वो ये है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है उसको उस पर अटैक कर रही है, और जितना वो ज़्यादा अटैक करती है वो उतना ही ज़्यादा बैकफायर करता है। नहीं, लेकिन अब ये तो सही है क्योंकि अब बीजेपी जीत गई है, तो पत्रकार भी, विश्लेषक भी और आम लोग भी उसके पक्ष में कई सारे तर्क खोज लेंगे, जो कि जाहिर है, लाजमी है। लेकिन 2018 में हमने देखा था कि कांग्रेस 3 राज्यों में जीती, इन्हीं 3 राज्यों में जीती, लेकिन 2019 में बुरी तरह से हार गई और लोकसभा में इन तीनों राज्यों में उसको अच्छी खासी शिकस्त मिली। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनौती, ये जो जीत है बीजेपी की, ये उत्साहित करने वाली तो ज़रूर है, लेकिन अति उत्साहित करने वाली नहीं है, क्योंकि 2024 में अभी भी मामला बिगड़ सकता है? उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जहाँ भी जीत रही है या जीती है, सब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीती है। एंटी इनकम्बेंसी में आपको जो सत्तारूढ़ पार्टी है वही आपका बहुत काम आसान कर देती है। जैसे इस बार तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, वो एंटी इनकम्बेंसी लहर की वजह से जीती है। बीआरएस ने और केसीआर ने कांग्रेस का काफ़ी काम आसान कर दिया था, इसलिए उनकी हैट्रिक नहीं हो पाई। अब बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी असल में प्रो इनकम्बेंसी से भी जीत रही है। जैसे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जो जीत हासिल हुई है, ये प्रो इनकम्बेंसी है, जो कि आज के ज़माने में हाँ, तो बीजेपी शायद अकेली ऐसी पार्टी है जो प्रो इनकम्बेंसी से भी जीत रही है और एंटी इनकम्बेंसी से भी जीत रही है। कांग्रेस को जो सीखना होगा वो ये है कि वो कैसे प्रो इनकम्बेंसी से भी चुनाव जीत सकती है, और उसके पास ये करने का बड़ा शानदार मौका था। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान उनकी प्लेट पर आकर रखा हुआ था, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस कहाँ कर सकती थी? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान से लोग थक चुके हैं, अब तो बीजेपी के लिए असंभव है।
तो बीजेपी के लिए दो बड़ी बातें हैं कि तीन हारे हुए, जहां लोग कह रहे थे कि या तो संघर्ष है या हारे हुए हैं। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ को वो वापस मोड़ कर अपनी तरफ ले आए। मध्य प्रदेश में स्थितियों को उन्होंने ना सिर्फ ठीक कर दिया, बेहतरीन कर दिया, पहले से भी अच्छा कर दिया। तो ये एक फ़र्क है जो मुझे लगता है दोनों पार्टियों में है। बाकी तो देखिए हार जीत तो चलती ही रहती है। इस जीत के बाद आपको लगता है, खासकर मध्य प्रदेश में जो आप कह भी रहे थे कि प्रो इनकम्बेंसी 18-19 साल शिवराज सिंह चौहान हो गए, तो इस जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का कद अचानक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि उनको साइडलाइन करने की कोशिश हुई। ये कम से कम मैसेजिंग आम लोगों के बीच में हुई। अंदरूनी स्तर पर कई बार कुछ और रणनीतियां भी होती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरह के बयान दे रहे थे, जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, लग रहा था। और आज सुबह या कल की बात है, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा बीजेपी जिंदाबाद और कह के कट लिए। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि उनको ये मैसेज क्लियर नहीं था अभी तक, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से जीत के बाद वो आए, लगातार मुखातिब हो रहे हैं प्रेस से, मीडिया से, तो क्या लगता है आपको कि अब उनका कद बीजेपी में वास्तव में बढ़ गया है? आज जब मैं ये चुनाव का विश्लेषण कर रहा था आज तक पर बैठकर, तो मैं उनके लिए 3 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, क्योंकि मैं देख रहा था कि आज के दिन कोई एक नेता जो सबसे ज़्यादा टीवी पर है, जो सुबह से लगातार नॉन स्टॉप इंटरव्यू दे रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उनसे जो सीखने की बात है वो ये है कि इतने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको अचानक से मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाया जाए, अचानक से आपको साइडलाइन कर दिया जाए, तो ज़्यादातर नेताओं का दिल टूट जाता है, हौसला टूट जाता है। तो पहली चीज़ धैर्य, उन्होंने धैर्य अपना बनाकर रखा और धैर्य खोया नहीं। लगातार उतने ही इंटरेस्ट के साथ उन्होंने चुनाव कैंपेन किया और रैलियां की। परिश्रम में ज़रा भी कमी नहीं आने दी, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकता हूँ। और तीसरा, अपने नेता में आस्था। तो कई बार आप देखिए कि अगर कांग्रेस या किसी और पार्टी का नेता होता तो अब तक मुंह उसका सूज जाता, मुंह बन जाता, और वो नाराज़ फूफा की तरह इधर उधर घूमते। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ नहीं किया, और ये बात सही है कि उनकी भूमिका इस बार बहुत सकारात्मक भी रही है और बहुत अच्छी भी रही है। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अभी कहना, मुझे तो अभी भी इसमें संशय है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इतने सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद इनडायरेक्टली उन्होंने अपना दावा तो पेश कर ही दिया है और लोगों को ये बता दिया कि चेहरा तो मैं ही हूँ, चाहे पार्टी डिक्लेयर करे या ना करे, लेकिन टीवी पर तो मेरा ही चेहरा है। नहीं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि बीजेपी की यही मुसीबत अब थोड़ी सी होने वाली है, जो होती है अक्सर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अभी थोड़ी देर पहले जो बाइट दी, उन्होंने कहा कि अरे लाडली बहन योजना, जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने, उनके बड़े सख्त शब्द थे कि अरे ये दरबारी पत्रकार जो हैं इसी तरह की बात करते हैं। सिर्फ लाडली बहन योजना क्या छत्तीसगढ़ में थी, क्या राजस्थान में लाडली बहन योजना थी? वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि शिवराज की भूमिका इसमें कम है, मोदी जी का सारा रोल है, ताकि इसी बहाने वो मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा भी ठोंक रहे थे। और ये मुसीबत अब राजस्थान में भी है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी आज एक्टिव हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी एक्टिव हैं, और अलग अलग जगह कई सारे नाम आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की अब थोड़ी दुविधा मुख्यमंत्री पद के नाम के चयन को लेकर होने वाली है? देखिए, बीजेपी, इसको आप दुविधा समझ लीजिए या आप इसे स्ट्रांग पॉइंट समझ लीजिए कि हर राज्य में उसके पास 5-5 नाम है वेटिंग लिस्ट में मुख्यमंत्री के लिए, बाकी पार्टियों के पास एक भी नहीं होता। तो ये एक उनका प्लस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट ये है कि इसीलिए वो पार्टी कई बार देर लगाती है और कई दिन लग जाते हैं चुनने में कि कौन आदमी होगा। लेकिन लाडली पर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि योजनाओं से ज़रूर जीत हुई होगी, लेकिन आप सोचिए कि आज लाडली योजना के बारे में लोगों को दिल्ली में भी पता है, मुंबई में भी पता है, कन्याकुमारी में भी पता है, कश्मीर में भी पता है, जबकि यहाँ कोई लाडली योजना नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक योजना का इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया जाता है, विज्ञापन कर दिया जाता है कि पूरा भारत उस योजना के बारे में जान जाता है। जबकि अशोक गहलोत ने जो महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन बांटे, उस योजना के बारे में आपको नहीं पता होगा कि उस योजना का नाम क्या है। या छत्तीसगढ़ में भी वैसी योजना चल रही होगी, उसका नहीं पता होगा, लेकिन आपको उज्ज्वला योजना पता है, आपको मनरेगा पता है। ये भी प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट को एक पुश चाहिए होता है, और वो पुश नेता या सरकार करती है। तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पुश हुआ होगा, लेकिन इससे एक हमें हिंट मिलता है, वो ये है कि महिलाओं ने इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे कोई भी राज्य हो, और इस बात को नेता समझ चुके हैं। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत में एंटरटेनमेंट चैनल्स पर जितने भी लोकप्रिय सीरियल हैं जो रात में 9 बजे आते हैं, वो सब महिलाओं पर आधारित हैं या उनकी कहानी में महिलाओं के मुख्य किरदार होते हैं, और महिलाएं ही उनको देखती हैं और वो सबसे लोकप्रिय हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसी
कला को साध लिया है। और जैसे प्रोड्यूसर्स ने महिलाओं को रात में 9 बजे टीवी के सामने बैठने की आदत लगाई, वैसे ही बीजेपी ने वहाँ से क्यू लेते हुए महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। और अगर महिला जुड़ गई तो मतलब पूरा परिवार आपके साथ जुड़ गया। महिला वोटरों का एक अलग रोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लाडली योजना पर सुधीर जी का विश्लेषण है, लेकिन मुझे लगता है कि लाडली योजना के तहत जिस तरह 1,000 रुपये पहले, फिर 1,250 और अब जिस तरह से वादा किया गया 3,000 रुपये घर में पहुंचाने का, और जिस घर में 3 या 4 महिलाएं हैं तो 10-12 हज़ार रुपये अगर उसके घर में पहुंचने की उम्मीद जगी है, और जो गाँव खेड़े की बात है वहाँ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रकम है इस भारत। पीयूष, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो गारंटी है ना, जो मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, गारंटी एक बहुत भारी भरकम शब्द है। और उस शब्द देखो, जब आप बाज़ार में जाते हो तो बहुत सारी कंपनियां आपको अपने अपने सामान पर गारंटी देती है, लेकिन उस गारंटी सब पर आप विश्वास नहीं करते, कुछ पर विश्वास करते हो। तो मोदी की गारंटी पर एक तो लोगों को विश्वास हो रहा है। जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं बाज़ार में, और कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे जूता खरीदें, कपड़ा खरीदें, कोई अप्लायंस खरीदें, तो हम 2 चीज़ें पूछते हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हो और गारंटी क्या है। डिस्काउंट को आप समझ लीजिए सब्सिडीज़, फ्रीबीज़, बिजली पानी माफ़, लोन माफ़, ये तो डिस्काउंट हो गया। तो वोटर जब अब खरीदने जा रहा है, जब राजनीति के मंडी में, तो पहले तो वो डिस्काउंट देख रहा है, और फिर देख रहा है कि गारंटी क्या है। गारंटी के लिए किस पर विश्वास किया जाए कि ये व्यक्ति आगे तक अपने शब्द को, अपनी गारंटी को निभाएगा, मेरा सामान चेंज करके दे देगा। ये तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। इस सब में हम जो आम जीवन में जो हमारे भाव हैं, वो सब आपको राजनीति में दिखाई देंगे। यानी मोदी की गारंटी ने बहुत बड़ा रोल किया। सर, आखिरी सवाल आपसे कि ये जीत बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए, जैसे इंडी गठबंधन, गठबंधिया गठबंधन, अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, विपक्ष अलग नाम से पुकार रहा है, ये चुनौती हो गई है या उनके लिए सीख भी हो गई है कि अब तो भाई लोग एकजुट हो जाओ, और अगर बीजेपी या मोदी से मुकाबला करना है, क्योंकि अभी भी 6 महीने हैं, अब एकजुट हो जाओ, और अगर एकजुट हो जाते हो और 1-1 फाइट करते हो तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो देखिए, एक तो इंडिया गठबंधन, अभी जब ये चुनाव हुए हैं तो इंडिया गठबंधन एग्जिस्टेंस में था। इंडिया गठबंधन चाहता तो मिलकर चुनाव लड़ सकता था। कांग्रेस चाहती तो छोटी छोटी पॉकेट्स में जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे मदद ले सकती थी, अखिलेश यादव से मदद ले सकती थी, अरविंद नेताम से मदद ले सकती थी, अजीत जोगी के जो पुत्र हैं उनसे मदद ले सकती थी, इनको इकट्ठा कर सकती थी। कांग्रेस ने नहीं किया। तो इंडिया गठबंधन में एक तो आज निराशा ज़रूर होगी, लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन के सदस्य खुश भी बहुत होंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल आज बड़े खुश होंगे। इसी प्रकार से अखिलेश यादव को भी आज ऐसा लग रहा होगा कि देखो, कांग्रेस का थोड़ा घमंड टूटा। ममता बनर्जी, जो कि इसको लीड करने का सपना देखती हैं, आज वो भी थोड़ी खुश होंगी। लेकिन निराशा की बात यह है कि उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगर उन्होंने 100% कोऑपरेशन के साथ ये चुनाव अगला लोकसभा का नहीं लड़ा, तो ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं जैसे ये। और बड़ी बात देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं आपको एक पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ, कि किसी भी चुनाव में क्लोज इलेक्शन नहीं है, किसी भी राज्य में निर्णायक है, और एक जगह भी वोटर के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कंफ्यूजन चाहिए कि कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए आपको याद होगा पहले गठबंधन की राजनीति चलती। गठबंधन की राजनीति का मतलब ये है कि वोटर कंफ्यूज रहे, वो किसी को वोट नहीं दे रहा, थोड़ा 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 सबको बांट रहा है। लेकिन ये एक जो बड़ी सीख है वो ये है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कन्फ्यूजन। महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, गुड गवर्नेंस प्लस वेलफेयर। और इसमें मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने क्या किया, देखिए, एक तो धर्म का कार्ड उसके पास है। राम मंदिर, बीजेपी ने, लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं राम मंदिर की ताकत को। बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। 500 वर्ष पुरानी ये समस्या, लोगों को लगता था कि हमारे जीवन काल में हम राम मंदिर देख नहीं पाएंगे, वो बनवा दिया नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद भी मोदी को वोट मांगने जाना पड़ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो धर्म और सुशासन, ये एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सनातन धर्म का जो अपमान है जो इन पार्टियों ने किया है, वो उस वक्त नहीं समझती क्योंकि ये ट्रेंड करता है सोशल मीडिया पर। लेकिन सनातन धर्म को अपमान जहाँ जहाँ भी हुआ है, जहाँ जहाँ भी तुष्टीकरण हुआ है, तो अशोक गहलोत ने अगर तुष्टीकरण किया तो 20% वोट तो उनको मिल गए माइनॉरिटी के, लेकिन 80% वोट नाराज़ भी हो गए। ये एक बहुत बड़ी सीख उन लोगों को होनी पड़ेगी। और आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो हर चुनाव के बाद और बढ़ती चली जा रही है। और मैंने आज दिन में ये कहा भी था कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, रजनीकांत, सबको अगर जोड़ के एक फिगर खड़ी
करो तो वो आज की राजनीति का नरेंद्र मोदी है। तो फिल्मों का जो कई सारे महानायक हैं उनको मिलाकर सुधीर जी की नज़र में नरेंद्र मोदी महानायक हैं राजनीति के। अटल बिहारी वाजपेयी एक ज़माने में नायक हुआ करते थे, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक अलग ही आयाम, अलग ही मुकाम पा लिया है। और पीयूष, एक चीज़ और, ये जो मशीन है ना बीजेपी की, जिसको आप चुनावी मशीन कहते हैं, ये इतने माइक्रो मैनेजमेंट में जा रही है कि और किसी के लिए वहाँ तक जाना मुश्किल है। बाकी पार्टियाँ और बाकी जैसे खिलाड़ी ये सोचते हैं कि मैच जीते जाते हैं बैटिंग और बॉलिंग से, फील्डिंग से भी मैच जीते जाते हैं। और ये तो वर्ल्ड कप में देखा आपने, फील्डिंग से जो आप एक एक रन बचाते हैं वो भी महत्वपूर्ण साबित होते हैं आखिर में। तो बीजेपी वो पार्टी है जो फील्डिंग पे भी उतना ही ध्यान दे रही है, और वो फील्डिंग पे जो रन बचाती है वो रन आखिर में निर्णायक साबित होते हैं। जैसा मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल यही हुआ है, ये फील्डिंग वाले रन हैं जो बाद में सीटों में कन्वर्ट होकर उनको मिले हैं। चलिए, अब तो खैर फिलहाल देखना है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री किसको बनाती है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी यही है कि कौन चेहरा या मोदी जी किस नाम से चौंकाते हैं लोगों को। और कांग्रेस को अभी बहुत सीख लेने की ज़रूरत है, विपक्षी गठबंधन को बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। फिलहाल इन चुनावों के नतीजे के आधार पर यही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आज तक देखने के लिए।